अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द स्लेट क्लास ऑफ फिजिक्स ए लेवल्स। आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे एंड दिस प्रैक्टिकल इज रिलेटेड टू ऑसिलेशंस, राइट। और इस ऑसिलेशंस में हम एक पेंडुलम की ऑसिलेशन देखेंगे विच आर बीइंग स्टॉप बाय अ वुडन रॉड। अच्छा बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियसली स्लेट ने आपको हमेशा हेल्प किया है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल्स, ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, ड्यूरिंग ऑल योर प्रेपरेशंस। फॉर दैट यू मस्ट सब्सक्राइब स्लेट, और अगर आप स्लेट को सब्सक्राइब करेंगे तो अल्लाह ताला आपका अच्छा ग्रेड लेके आएगा। सो डू सब्सक्राइब स्लेट। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, in this experiment you will investigate the motion of a pendulum bob, right? Set up the apparatus as shown in figure 1.1। अच्छा बच्चों, पहले आप इसको apparatus को देख ले। सिंपली आपके पास एक pendulum suspended है which is being stopped by a wooden rod halfway, right? So what is the apparatus for this practical that we have? बच्चों, we have this meter rule। आपके पास ये meter rule है। Then you have this pendulum, this is bob and this is a thread attached to it, right? Now this is called boss, this is boss, and this is, what is its name? This is called clamp. Then you have this rubber bung, or you call it a cork. There you have another boss, okay, and you have a wooden rod as well, right? So this is the apparatus that you have been provided। हम apparatus तो सेटअप करेंगे, लेकिन D को कितना सेट करना है, लेंथ को कितना सेट करना है, वो अपकमिंग टेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा। So the distance between the bottom of the cork and the center of the bob, which is actually the length of this whole pendulum, that distance is distance D, right? So make sure कि जो pendulum का आप लेंथ मेजर कर रहे हैं वो pendulum bob के सेंटर से मेजर करेंगे। The distance between the bottom of the cork and the center of the wooden rod is L, right? जी बच्चों, cork का bottom ये वाला point orange color से मैंने मार्क किया है, and center of the rod, this distance is labeled as distance L, right? अब इनकी वैल्यूज कितनी सेट करनी है, आप पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे, सारा आपको एक्सप्लेन कर देगा, right? Adjust the height of the rod until the value of L is approximately 10 centimeters. Ensure that the rod is horizontal, right? And measure the value of length. Definitely हम इसको 10 centimeter सेट करेंगे, but let's see कि हमने पेंडुलम की लेंथ कितनी सेट करनी है। Adjust the string in a cork until the value of D is 30 centimeters, right? तो बच्चों इनिशियली क्या कह रहा है, वो इनिशियली ये कह रहा है कि पेंडुलम की लेंथ आपने 30 सेंटीमीटर सेट करनी है, और आपने लेंथ की वैल्यू, व्हाट इज द लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द स्प्लिट कॉर्क का बॉटम एंड द सेंटर ऑफ द वुडन रॉड, इसकी वैल्यू आपने 10 सेंटीमीटर सेट करनी है, राइट? तो बच्चों ये ऊपर वाला डिस्टेंस 10 हो जाएगा और ये लोअर डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी 20 सेंटीमीटर्स ऑटोमेटिकली, राइट? अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिए कि आप पेंडुलम की लेंथ कैसे सेट करते हैं। इनिशियली लेट सपोज आपने इसकी लेंथ सेट करनी है और पेंडुलम बॉब के सेंटर से सेट करनी है ना, ठीक है, और आप किसी की असिस्टेंस नहीं ले सकते ड्यूरिंग द एग्जाम। नाउ दिस बॉब हैज डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। मैंने इसको रूलर से मेजर किया हुआ है, इसका डायमीटर जो है, दिस डायमीटर इज मोर और लेस 2 सेंटीमीटर्स, यस। इसका मतलब ये है कि इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अगर मैंने इसकी लेंथ को 30 सेट करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे होल्ड करूंगा इस तरह से कि मैं किसी की असिस्टेंस नहीं ले रहा, ठीक है, एंड आई विल पिक अ पेन, आई हैव दिस पॉइंटर, आपके पास भी एग्जाम में पेन होगा, और मैं यहाँ पर 39 पर एक मार्क लगा रहा हूँ, 39 पर मार्क लगा रहा हूँ, सॉरी 29 पर मार्क लगा रहा हूँ, राइट? आपने टोटल लेंथ कितनी सेट करनी है, 30। 29 पर मार्क लगाया, किसी के असिस्टेंस नहीं ली, फॉल नहीं करा, मैंने यहाँ पर फिंगर थंब प्लेस किया हुआ, राइट? एंड दिस एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस मेक्स इट लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर्स, राइट? इसकी लेंथ कितनी सेट होगी, 30 सेंटीमीटर्स। और जब आपने 40 सेट करनी है तो आप इसी पेन से 39 पर मार्क लगा दें और ये 1 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऐड हो जाएगा, टोटल लेंथ विल बी 40 सेंटीमीटर्स। तो जितनी भी लेंथ्स आप लोगों ने मेजर करनी है, आप उनको इनिशियली ही मार्क कर सकते हैं, किसी के असिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि पेंडुलम को सस्पेंड करने से पहले आपने उसकी सारी लेंथ्स मेजर कर लेनी है। ऐसा नहीं करना कि एक बार ही आपने पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया
उसके बाद यू आर टेकिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ लेंथ्स, राइट। तो बच्चों मैंने इसके ऊपर मार्क कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू सेट द ऑपरेटर्स। सबसे पहले वी हैव टू सेट दिस। आपने इस बॉस को इसके अंदर इंसर्ट करना है सो दैट यू कैन हैंग अ पेंडुलम विद इट, राइट। सो इसको हैंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसके टॉप से इसके अंदर इसको पास कर देता हूं, राइट। ओके, मैंने एक ऑप्टिमम सी हाइट के ऊपर इसको सस्पेंड कर दिया, राइट। ओके, अब आपने इसको देखते रहना है। अब मैंने इसके साथ क्या हैंग करना है बच्चों, मैंने इसके साथ एक क्लैंप लगाना है सो दैट आई कैन हैंग अ पेंडुलम फ्रॉम इट, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको हैंग करने के बाद मैंने यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पे जो मार्क लगाया था, 30 सेंटीमीटर पे मार्क जो लगाया था, सो दैट द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 30 सेंटीमीटर्स। मैं 30 सेंटीमीटर वाले मार्क को स्प्लिट कॉर्ड के बॉटम एंड के साथ अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मार्क लगा हुआ है और इसके साथ अलाइन कर दिए, और मैं इसको हैंग कर दूंगा, इसको सस्पेंड कर दूंगा विद दिस क्लैंप, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ थ्रेड विल गो एट अ साइड, ठीक है। इसकी हमें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव दिस पेंडुलम फ्रॉम दिस पॉइंट, मैं इस तरह से शो कर देता हूं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस लेंथ इज एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर्स। नाउ वी हैव टू सेट द वैल्यू ऑफ लेंथ L। सो दिस इज अ वुडन रॉड। आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहां पर इसको वुडन रॉड को सस्पेंड करेंगे। पहले आप इसको सेट कर लें, ठीक है। लोअर बॉस को कनेक्ट कर दें, और उसके बाद आप यहां पर इस वुडन रॉड को कनेक्ट कर दें, और उसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसको आप प्री एडजस्ट करके इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। नाउ दिस वैल्यू ऑफ लेंथ इज 10 centimeters, and D, the distance from this point to the center of pendulum, that is 30 centimeters, right। अब आपने इसको इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, जरा ध्यान से देखें, that this rod is just touching the thread। इसने इसको पुश नहीं किया हुआ और ना ही इसमें गैप है, ठीक है। इट इज जस्ट टचिंग द थ्रेड, राइट। सो इसको हमने इस तरह से सेट कर लिया। लेट्स मूव ऑन। मैं ये द वैल्यू ऑफ लेंथ, हमने लेंथ की वैल्यू सेट की है 10 सेंटीमीटर्स, तो आपने लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तक लिखना है। यू विल राइट 10.0 सेंटीमीटर्स, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Pull the bob towards you through a short distance at right angles to the rod. Release the bob. The bob will oscillate. Determine the value of time period. बच्चों आपको पता है हम टाइम पीरियड को डायरेक्टली मेजर नहीं करते, ठीक है। तो हम किस तरह से मेजर करते हैं, फर्स्टली वी टेक अ टाइम ऑफ 10 और 15 और 20 ऑसिलेशंस सो दैट द रॉ वैल्यू ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन 10 सेकेंड्स। मैंने यहाँ पर 15 ऑसिलेशंस का डाटा कलेक्ट करना है, और हमने इसको 2 बार परफॉर्म करना है। 2 बार जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 2 बार परफॉर्म करने से आप उसकी डाटा की एवरेज ले लेंगे और आपके आंसर्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। सो मैं 15 ऑसिलेशंस 2 बार करूंगा, पहले T1 करूंगा, फिर T2 करूंगा, एंड देन आई विल टेक इट्स एवरेज। तो बच्चों मैं इस पेंडुलम को साइडवेज डिस्प्लेस करने लगा हूं, ठीक है। एंड एट एनी टाइम आई कैन स्टार्ट द काउंट ऑफ ऑसिलेशंस। ये पेंडुलम रुकेगा नहीं, राइट। सो लेट्स डू इट। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 50, ठीक है। तो बच्चों जब पेंडुलम ने इस रॉड को फर्स्ट टाइम टच किया था तो मैंने ऑसिलेशन स्टार्ट की थी, और जब 15th टाइम टच किया तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया, सच दैट दिस टाइम इज 14.47 सेकेंड्स, 14.47 seconds. But to reduce random error, you have to repeat this experiment, right? तो मैं इसको दोबारा से डिस्प्लेस करूंगा. I can start at any time, ठीक है? So start 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Right? Now this value of time is 14.40 seconds. 14.40 seconds. ठीक है, आप इसको रोक सकते हैं. ठीक है. Now what is the next step? You have to show the average of time. How you'll find the average time? 14.47 plus 14.40 divided by 2. Right? Average time is 14.47 plus 14.40 divided by 2. This average value is 14.435 seconds. Now in the last step, you have to find the value of time period. Time period is equal to average time divided by number of oscillations, which is 15. So 14.435 divided by 15, this value is 0.962. 0.962. 0.962. अच्छा बच्चों, आप सारी की सारी रीडिंग्स सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं. इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करें. सेंटीमीटर्स में आप रीडिंग ले सकते हो. द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर रोल है 0.1 सेंटीमीटर्स. तो जितनी रीडिंग्स भी आपने सेंटीमीटर्स में लेनी है तो आप उनको 1 डेसिमल प्लेस तक लेंगे. राइट? और जितनी भी वैल्यूज आपने मीटर्स में लेनी है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 0.001 मीटर्स. So you will take all the values in meters in 3 decimal places. Right? You will take all the values in 3 decimal places. But मैं इस चीज़ को हमेशा स्टैंडर्डाइज कर देता हूँ. मैं वैल्यूज मीटर्स में ले लेता हूँ, लेकिन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आप सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं. दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. अगर आप सेंटीमीटर्स में कंटिन्यू करना चाहते हैं, यू कैन डू इट. देयर इज नो हार्म, यू विल गेट फुल मार्क्स. बट जनरली मैं मीटर्स में इस वजह से कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आगे जाके सारी वैल्यूज अगर SI यूनिट में हो तो कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली आपको भी पता है आसान हो जाती हैं. अदरवाइज सेंटीमीटर्स वाली वैल्यूज को आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट? हैव अ लुक एट दिस नेक्स्ट पार्ट. राइट डाउन द वैल्यू ऑफ लेंथ फ्रॉम पार्ट ए. अब वो मेक श्योर कर रहा है दैट यू नो दैट लेंथ इज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट. दैट वैल्यू वॉज 10.0 सेंटीमीटर्स. ठीक है. Keeping L constant, repeat B with different values of D. बच्चों, आपने 30 पे किया है, आप इसको 5 सेंटीमीटर के गैप से भी कर सकते हो, आप इसको 10 सेंटीमीटर के गैप से भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखे कि स्प्लिट कॉर का और पेंसिल का डिस्टेंस आपको पता है 10 है. अब आपने लेंथ को इंक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से स्प्लिट कॉर को रिमूव करेंगे, आप यहाँ से न्यू लेंथ सेट करेंगे पेंडुलम की, और मैंने वो वाला मार्क पहले से लगाया हुआ है. ठीक है. ये न्यू मार्क के साथ आप इसको अलाइन करेंगे. ठीक है. सच दैट ये बिल्कुल इसके साथ डॉट जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा. दोबारा से आप इसको हैंग करेंगे, टाइट करेंगे. ठीक है. एंड यू विल मेक श्योर द डिस्टेंस बिटवीन स्प्लिट कॉर्क एंड पेंसिल इज दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर्स. यहां से देखें, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है. और टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम दिस टाइम इज 40 सेंटीमीटर्स. But you have to write 40.0 in centimeters and 0.400 in meters. और आप इसकी oscillations लेना start कर देंगे. Right? This is how you take oscillations. ठीक है. L को constant रखना है, 10 centimeters रखना है. Repeat B with the different values of D until you have 5 sets of values of D and T. ठीक है. Minimum 5 है, आप 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 will do the job. Right? Record the values of T under root D and D minus L over D whole under root in the table. तो बच्चों, मैंने टेबल आपके सामने प्री रिटन पहले से ही लिख लिया है. राइट? सो आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट फॉर विच वैल्यूज. बच्चों, मैंने इसको 30 सेंटीमीटर्स के लिए किया, लेकिन क्योंकि मैंने D की वैल्यू मीटर्स में ली है, सिर्फ इस वजह से बिकॉज मीटर इज SI यूनिट, आप सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हो. राइट? मैंने 10 के गैप से किया. सो द फर्स्ट वैल्यू वाज 30 सेंटीमीटर्स. मैंने क्या लिख दिया? 0.300 मीटर्स. और उसके बाद 10 सेंटीमीटर्स का इंक्रीज. सो द नेक्स्ट वैल्यू इज 0.400 एंड द लास्ट वैल्यू इज 0.800. राइट?
फिर उसके बाद बच्चों मैंने एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम के लिए पहले T1 फाइंड आउट किया फॉर 15 ऑसिलेशंस, T2 फाइंड आउट किया अप टू द प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दिस टॉप वॉच इज मेजरिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। फिर मैंने एवरेज टाइम फाइंड आउट किया और फिर मैंने उसकी सिंगल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया, राइट। अच्छा बच्चों, अगर आप इसमें थोड़ा सा फर्दर एडवांसमेंट देखें, फर्दर एडवांसमेंट बच्चों इसमें ये है कि T ओवर अंडर रूट डी, नाउ व्हाट इज दिस, नाउ वी डोंट नीड दिस बिकॉज हमने परफॉर्मेंस वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बच्चों T का क्या यूनिट होगा, सेकेंड्स, T इज सेकेंड्स, अंडर रूट डी, अंडर रूट इज पावर 1/2, सो मीटर्स पावर 1/2, और जब ये न्यूमिनेटर में आएगी इस पावर का साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बी सेकेंड्स मीटर पावर -1/2, सो दिस इज हाउ यू राइट दिस यूनिट। दिस इज वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। एंड द लास्ट वैल्यू इज D माइनस एल ओवर डी। बच्चों D माइनस एल ओवर डी जो है, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ है तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं है, राइट। एंड दिस इज माय कैलकुलेटेड डाटा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने अपने कैलकुलेटेड डाटा को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा है, राइट। दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर होल टेबल। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन माय व्हाट्सएप और इन द कमेंट्स, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। जी बच्चों, this is how you complete your table. In the next step, you have to plot a graph of T divided by under root D along which axis, along y axis, and D minus L over D whole under root along x axis, right? Your axis should be clearly labeled, draw a straight line of best fit and determine the value of gradient and y-intercept, right? So बच्चों, इस वाले पार्ट पे जरा आइए, हमने अपनी अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को लेबल कर दिया सो दैट जो हम ग्राफ प्लॉट करें दैट इज कवरिंग एटलीस्ट 0.75 of a graph or 75% of a graph. Now, what was the quantity along x-axis? D minus L divided by D. What is the quantity along y-axis? T over under root D with its units, which is seconds meter power -1/2. Right? आपने जब भी पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो आप एक डॉट लगा के उसके अराउंड एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज वन ऑप्शन. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन प्लेस अ स्मॉल क्रॉस विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. याद रहे कि आपने ग्राफ्स पे सिर्फ और सिर्फ पेंसिल्स और रूलर्स यूज करने हैं. यू विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन योर ग्राफ पेपर्स यूजिंग योर पेन्स. आपने इंक्स यूज नहीं करनी का. ठीक है. अच्छा, आप 1 फुट लॉन्ग रूलर आप ज़रूर लेके जाएंगे अपने एग्जाम में. छोटे रूलर से आपकी डिसकनेक्टेड लाइन बनेगी, लाइन की डबलिंग हो सकती है, लाइन में किंक्स आ सकती हैं. बच्चों, वो एग्जामिनर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. आपने क्लियर रूलर लेके जाना है. हेलो किटी वाला, डोरेमोन वाला रूलर नहीं चलेगा अनफॉर्चुनेटली. सो दैट यू कैन सी योर पॉइंट्स एंड यू विल ड्रॉ अ लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट. हेयर्स a little bit of scattering. मैंने कोई अपने रिजल्ट्स में चेंजेस नहीं किए, बट दिस पॉइंट इज वेल आउट ऑफ द वे. सो एक पॉइंट को एग्जामिनर अलाउ करता है कि आप एक छोटी मोटी सी मिस्टेक कर दो. दिस कैन बी लेबल्ड एज एनोमलस पॉइंट. दिस कैन बी लेबल्ड एज एनोमलस पॉइंट. एनोमलस पॉइंट का मतलब ये है कि ये लाइन से काफ़ी दूर है. इसके लिए आपको माफ़ी मिल जाएगी, माफ़ी, और आपका कोई मार्क, एक्स्ट्रा मार्क डिडक्ट नहीं होगा. नाउ वंस यू आर डन विद दिस ग्राफ, मेरा ग्राफ ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ग्राफ कवर कर रहा है. ठीक है. आप इसको देखें कि मैंने किस तरह से स्केल लिया है, लेकिन आप इसको खुद भी ज़रूर ड्रॉ करें. यू हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल ऑफ ग्रेडियंट एंड द टू कोऑर्डिनेट्स आर दिस 0.84 and 1.806. The other coordinate is 0.94 and 1.972. Right? Now, this is all about graph. You have to do it very carefully. Right? Now, come on to this point. We have to find the value of gradient and y-intercept of the graph. Right? Coming on to the gradient, what were the 2 points you have taken? Which are 2 points were 0.84, 0.84 and 1.806. The other one is 0.94
and 1.972. Right? You know the formula of gradient. Gradient is equal to, लिख देते हैं फॉर्मूला, एग्जामिनर बेचारा खुश हो जाएगा हैं जी बच्चों। आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, लिखेंगे 1.806 माइनस 1.972 divided by 0.84 minus 0.94. Let's substitute these values in calculators and quickly find out gradient. 1.806 minus 1.972 divided by 0.84 minus 0.94. But the value of gradient in my case is 1.66 in 3 significant figures. आप 3 significant figure values ही लिखे. And now the value of y-intercept. जी बच्चों, y equals mx plus c से करते हैं हमेशा. y कोऑर्डिनेट आप ये वाला ले लें. 1.806 is equal to m, which is gradient 1.66 multiply by 0.84 plus c, solve it for c बच्चों, multiply by 0.84, 1.806 minus answer. This value is 0.412. 0.412. ठीक है. So gradient is 1.66 and y-intercept is 0.412. ठीक है. अच्छा बच्चों, एक और चीज को अंडरस्टैंड करो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. देखें, जो क्वांटिटीज आपने एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट की है, इसका कोई यूनिट नहीं है. दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. बट द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस हैज अ यूनिट विच इज सेंटीमीटर्स मीटर्स पावर 1/2. ठीक है, सॉरी सेकेंड्स मीटर पावर माइनस 1/2. तो बच्चों ग्रेडियंट का यूनिट होता है वाई ओवर एक्स. ठीक है, वाई एक्सिस पर आपने प्लॉट किया है सेकेंड्स मीटर पावर माइनस 1/2. एक्स एक्स पर आपने कुछ प्लॉट नहीं किया, तो ग्रेडियंट का यूनिट है सेकेंड्स मीटर या सेंटीमीटर्स पावर 1/2, जो भी आपने यूज किया है. अगर मीटर यूज किया तो मीटर्स, अदरवाइज सेंटीमीटर्स. और वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है वाई इंटरसेप्ट की, उसका यूनिट भी यही होगा, बिकॉज दिस इज द यूनिट ऑफ वाई इंटरसेप्ट. तो बच्चों इस केस में याद रखना, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट दोनों का यूनिट है, लेकिन इस पार्ट में यूनिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके यूनिट्स की वैल्यूज चाहिए होंगी. ठीक है, कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, यू आर गिवन विद this equation. It is suggested that the quantities T and D are related by an equation T over under root D equals P times D minus L over D whole under root plus Q, where P and Q are constants. Using your answers in D3, determine the values of P and Q. Give appropriate units. Now this thing is important. Give appropriate units. Right? Now, if we have a look at this equation, which is T over under root D equals P times under root D minus L over D plus Q. But so you can compare this given equation with the equation of straight line, the general equation, which is y equals mx plus c. Right? Now what is the quantity you have plotted along y-axis? T over under root D. The quantity along x-axis, D minus L over D whole under root. So by the comparison method, the value of P is equal to gradient and the value of Q is equal to the y-intercept. Right? Okay, what was the value of gradient? 1.66. It's written here, 1.66. And y-intercept is 0.412. Right? So clearly by the comparison method, P is equal to gradient, which is equal to 1.66. It has a unit of seconds meter power minus 1/2. And Q is equal to y-intercept, और y-intercept क्या था? 0.412, and it has a unit which is the unit of y-axis, once again seconds meter power minus 1/2. So the value of P is 1.66 and the value of Q is 0.412. दोनों का यूनिट बाय चांस इसमें सेम आ रहा है. यूनिट इज seconds meter power minus 1/2 and seconds meter power minus 1/2.
सो दिस इज हाउ यू डू दिस पेपर. एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आप सारा एक्सपेरिमेंट सेंटीमीटर्स में करना चाहते हो, आई हैव नो इश्यूज. लेकिन देखो आगे जाके कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, लेट्स सपोज आपने फोर्स फाइंड करनी है न्यूटन्स में, तो वहां पर आपने लेंस को सेंटीमीटर्स से मीटर्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर्स को मीटर स्क्वायर में, और सेंटीमीटर -1 को मीटर्स -1 में जो कन्वर्ट करना है, तो पहले ही आप पूरा एक्सपेरिमेंट एसआई यूनिट में परफॉर्म कर सकते हो, राइट? For the similar experiments, do subscribe Slate. Best of luck for your exams. Love you guys. Allah Hafiz.